अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बखैर आफियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम रिव्यू क्वेश्चंस को यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ पर फिनिश कर दिया जाए। हमारे 2 क्वेश्चंस रह चुके हैं, 17th और 18th। तो आप हमेशा की तरह अपनी कॉपी पेंसिल्स निकाल लें और नोट्स बनाते चले जाएं और चलें मेरे साथ वाइट बोर्ड की तरफ इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन के लिए। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस चैप्टर का सेकंड लास्ट रिव्यू क्वेश्चन और हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा ज़रा थ्योरेटिकल है। हम इसे पढ़ेंगे और जानेंगे इसकी रीजंस और देखेंगे कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ अकूस्टिक प्रोटेक्शन। आपको अकूस्टिक प्रोटेक्शन की इम्पॉर्टेंस यानी अहमियत का बताना है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अहमियत, किसी भी चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त लगाया जाता है जब वो मौजूद ना हो या उसकी एब्सेंस हो। तो देखते हैं कि अगर अकूस्टिक प्रोटेक्शन ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, अकूस्टिक प्रोटेक्शन नॉइज रिड्यूस करने की एक टेक्निक का नाम है। अगर ये टेक्निक ना हो, हम इस टेक्निक को एम्प्लॉय ना करें, इस्तेमाल ना करें, तो क्या होगा? तो नॉइज होगा। और अगर नॉइज होगा तो नॉइज से क्या प्रॉब्लम्स होंगी? हम आपको याद होगा अपने प्रीवियस लेक्चर में नॉइज के हार्मफुल इफेक्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। ज़रा रिकॉल करें उन हार्मफुल इफेक्ट्स को। So, harmful effects of noise. Students, what were they? The very first effect was, पहला effect ये था, it cause hearing loss. इससे कूद समात जाती रहती है। तो पहला effect लिखते हैं hearing loss. Students, दूसरा effect क्या था? हमने ये भी पढ़ा था कि इस ज्यादा नॉइस की वजह से डिप्रेशन भी हो जाता है। सो डिप्रेशन इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ नॉइस। दूसरा इफेक्ट भी आपने देख लिया। स्टूडेंट्स, थर्ड इफेक्ट क्या है? जरा दिमाग पर जोर डालिए और रिकॉल कीजिए। थर्ड इफेक्ट हमने कहा था स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होता है। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर लिख देते हैं, यानी कि ज़्यादा शोर के एक्सपोजर से रात को जो नींद की रूटीन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, नींद कम आती है या कम ख्वाबी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स, यही नहीं बल्कि इट आल्सो कॉज हाइपरटेंशन। मैं बता चुका हूँ कि हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ बॉडी का स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहने से मुराद ये है कि आप हर सिचुएशन में परेशान रहते हैं। आपकी फैसला लेने की सलाहियत, डिसीजन मेकिंग सलाहियत रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। सो स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है। सो हाई स्ट्रेस लेवल इज another harmful effect of noise. Students, they can also cause accidents. सो हमारा एक और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज एक्सीडेंट की सूरत में भी आ सकता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा नॉइज के एक्सपोजर का शिकार हैं, आप हाई स्ट्रेस लेवल के ऊपर हैं, आपकी राइट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से आपको ब्रेक लगानी पड़े और आप फैसला ना ले सकें, ब्रेक ना लगा सकें, तो ये एक हादसे का सबब भी बन सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये कम्युनिकेशन सिग्नल में भी हायल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि कोई गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी में उसने बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक प्ले किया हो और बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक की वजह से उसे पीछे हाई स्पीड पर ट्रक ना दिखाई दे और उसका हॉर्न भी ना सुनाई दे। हो सकता है कि वो ट्रक बार बार हॉर्न कर रहा हो
और इस म्यूजिक की वजह से ड्राइवर को हॉर्न ना सुनाई दे तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, वो ड्राइवर पीछे आने वाले खतरे से बेखबर म्यूजिक को एंजॉय करता रहेगा, और अगर पीछे वाले ट्रक की ब्रेक्स मौके पर ना लगें तो देयर विल बी एन एक्सीडेंट, एक हादसा हो जाएगा। उस हादसे से जानी और माली दोनों नुकसान हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तमाम नॉइज के बहुत ज़्यादा एडवर्स या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इन इफेक्ट से कैसे बचा जाए स्टूडेंट्स? इन इफेक्ट से बचने के दो तरीके हैं। एक तरीका हमने लेक्चर के दौरान भी शेयर किया था कि आप ये कर सकते हैं कि बहुत बड़े इंडस्ट्रीज या कारखानों में जो मशीन्स इस्तेमाल हो रही हैं, वो मशीन्स जो नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं, आप उन्हें रिप्लेस कर दें ऐसी मशीन से जो लेस नॉइज़ प्रोड्यूस करने वाली हो, या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मशीन्स हो। इससे भी इन्वायरमेंट का या आपकी सराउंडिंग का, एटमॉस्फेयर का नॉइज़ कम हो सकता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप सड़कों पे चलने वाली गाड़ियों में भी जो इंजन यूज़ कर रहे हैं वो भी ऐसा इंजन यूज़ करें जो लेस नॉइज़ प्रोड्यूसिंग हो, या प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम्स ऑफ कार इंस्टॉल करें जो शोर प्रोड्यूस ना करें। स्टूडेंट्स, ये तो एक तरीका है नॉइज़ पोल्यूशन को या इन प्रॉब्लम्स को कम करने का। दूसरा तरीका है अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अकॉस्टिक प्रोटेक्शन? चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अकॉस्टिक प्रोटेक्शन इज मेथड और टेक्निक used to absorb the undesirable sounds by a soft and porous surface is called acoustic protection। तो अकॉस्टिक प्रोटेक्शन की डेफिनेशन हमने क्या देखी स्टूडेंट्स, कि ऐसी अनडिजायरेबल नॉइजी साउंड्स को कम किया जा सकता है उन्हें किसी सॉफ्ट या पोरस सरफेस पर एब्जॉर्ब करके। चलिए देखते हैं कैसे। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा शार्प या फ्लैट सरफेस हो तो साउंड आकर इस सरफेस पे टकराएगी, टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि वो साउंड अभी भी हमारी एटमॉस्फेयर में ही मौजूद है, यानी वो साउंड अभी भी नॉइज या शोर की शक्ल में हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है। इसके बरअक्स स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता कि वो सरफेस पोरस इन नेचर होती, सॉफ्ट होती, उस पोरस नेचर की वजह से उस सरफेस में एयर इंट्रैप होती, तो चांसेस थे कि जब साउंड आके उस सरफेस को टकराती तो उस साउंड का बेशतर हिस्सा इस कलेयन में, इस सॉफ्ट या पोरस सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाता। तो स्टूडेंट्स, इस एब्जॉर्ब होने की वजह से अब साउंड रिफ्लेक्ट ना करती, या अगर रिफ्लेक्शन होती भी तो बहुत माइनर सी, थोड़ी सी, और वो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन नॉइज लेवल को रिड्यूस कर देती पहले की निस्बतन। सो स्टूडेंट्स, इस केस में नॉइज को अच्छा खासा रिड्यूस किया जा सकता है थ्रू दिस अकॉस्टिक प्रोटेक्शन टेक्निक, और इन टेक्निक्स को बहुत जगह पे एम्प्लॉय किया जाता है। यानी कि मैं इस पॉइंट को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आप अपने घरों को भी नॉइज प्रूफ या साउंड प्रूफ बना सकते हैं। यानी आप अपने घरों में जो शोर की मिकदार है जो सराउंडिंग से या रोड्स से आ रही है उसे कम कर सकते हैं। कैसे? अगर आप अपने घर की अंदरूनी दीवारों पर कोई सॉफ्ट या पोरस मटेरियल की लाइनिंग कर दें। सॉफ्ट या पोरस मटेरियल से मुराद कोई फॉर्म भी हो सकता है। अगर उस फॉर्म की लाइनिंग कर दी जाए तो स्टूडेंट्स, बाहर का नॉइज अंदर नहीं आएगा और ना ही अंदर की साउंड्स बाहर जाएंगी। दोनों साउंड्स अपना मीडियम चेंज करते हुए इस पोरस सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, and this technique is very effective to reduce the noise levels, and this technique is called as acoustic protection। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस
चैप्टर के लास्ट रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर से थ्योरेटिकल है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स इन मेडिसिन, यानी मेडिसिन से मुराद मेडिकल की फील्ड में, तिब की फील्ड में अल्ट्रासाउंड के क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पर और ये किस किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले दोबारा से रिकॉल करें अल्ट्रासाउंड हैं क्या, क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड को रिकॉल कर लेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगी कि इसके मेडिकल में क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। सो हम अल्ट्रासाउंड्स को डिफाइन करते हैं। अल्ट्रासाउंड, स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय अल्ट्रासाउंड? सो हम कहेंगे द साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। सो साउंड having the frequency greater than 20,000 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी है। यहाँ पर इसको डिफाइन करने का मकसद सिर्फ था कि इसका कॉन्सेप्ट दे सकूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होती है। तो स्टूडेंट्स, क्या ये साउंड हमें ऑडिबल है? ये साउंड इनऑडिबल होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है तो इस साउंड की नेचर कैसी होगी, इस साउंड की प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी? हम ये बात भी स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वेव की एनर्जी का ताल्लुक उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। इफ there is a wave of greater frequency, it must have a greater energy। तो इस बात को एक बॉक्स में इनक्लोज किया जा सकता है कि अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी यकीनन ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, तो अल्ट्रासाउंड का जिक्र कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इसके यूजेस क्या होंगे मेडिकल फील्ड में, इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी? स्टूडेंट्स, इसकी पहली एप्लीकेशन डायग्नोसिस में भी है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। चलिए इस एप्लीकेशन को लिखते हैं, डायग्नोसिस। स्टूडेंट्स, ये डायग्नोसिस में कैसे इस्तेमाल होती है? डॉक्टर अगर किसी बॉडी पार्ट का मुआयना करना चाह रहा है, उसे देखना चाह रहा है, एग्जामिन करना चाह रहा है, किसी बीमारी की तशखीस करना चाह रहा है, और स्टूडेंट्स वो बीमारी बाहरी सरफेस पे यानी उस जिस्म की बाहर वाली सतह पर नज़र नहीं आ रही, यानी जिस्म के अंदर कहीं छुपी है और उसे देखना मुश्किल है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। डॉक्टर क्या करता है स्टूडेंट्स? उस इफेक्टेड पार्ट पर अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉल करवाता है। वो अल्ट्रासाउंड वेव्स अपनी ज़्यादा एनर्जी की वजह से उस बॉडी पार्ट को ब्रीच करती हुई, उस बॉडी पार्ट में से होती हुई डिफरेंट जगह पर टकराती है, और टकरा कर जब रिफ्लेक्ट करके वापस आती है तो स्टूडेंट्स एक इमेज, एक थोड़ा सा आइडिया दे देती है कि अंदर कौन सी चीज़ किस तरह की है, अंदर किस बॉडी पार्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो उस इमेज को देखते हुए डॉक्टर फौरन से प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेसेस। ऐसी बीमारियां जो बाहर से दिखाई ना दे रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये एक तो एब्डोमिनल डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरा स्टूडेंट्स ये थॉयराइड ग्लैंड्स, यानी कि हमारे गले के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, थॉयराइड के जो ग्लैंड्स हैं, उनके डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल होती है। उनका मुआयना भी करना हो, अगर उनका भी एग्जामिन करना हो, तो उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड वेव्स को ही यूज़ करते हैं। तो एक बहुत बड़ा इसका यूज़ बीमारी की तशखीस या डायग्नोसिस ऑफ इलनेस की सूरत में है। स्टूडेंट्स, इसकी दूसरी एप्लीकेशन या दूसरा यूज़ क्या है? ट्रीटमेंट है।
हम इससे उस बीमारी का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट इज द सेकेंड एप्लीकेशन और यूज फॉर द अल्ट्रासाउंड्स। अब ट्रीटमेंट में कैसे इस्तेमाल होती हैं स्टूडेंट्स, आपको मैं बता चुका हूं कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी ये किसी वेन में, किसी कैपिलरी या किसी आर्टरी में ब्लॉकेज को भी ख़त्म कर सकती हैं। इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि ये एक वेन है या एक पैसेज है ब्लड की। इस ब्लड की पैसेज में यहाँ पर थोड़ी सी ब्लॉकेज है। इस ब्लॉकेज से जो खून का बहाव है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ज़ाहिर है पहले खून सारी इस वेन में से या आर्टरी में से पास कर रहा था, अब सिर्फ इतने हिस्से से पास कर रहा है। ये खून के बहाव को हिंडर कर रही है या रोक रही है। तो क्या किया जाएगा, इस ब्लॉकेज को रिमूव किया जाएगा। और अगर आपने इस ब्लॉकेज को रिमूव करना हो विदाउट द ऑपरेशन तो कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस पे अल्ट्रा साउंड्स फॉल करवाई जाएंगी। These ultrasounds, because of their high energy, they can shatter this obstacle. ये इस ब्लॉकेज को तोड़ सकती हैं, इस ब्लॉकेज को डिसॉल्व कर सकती हैं। जब ये ब्लॉकेज डिसॉल्व हो जाएगी, टूट जाएगी या शैटर हो जाएगी, तो इस ब्लड का पाथवे क्लियर हो जाएगा। यानी कि आपने बगैर किसी ऑपरेशन के इस ब्लड क्लॉट को या इस ब्लॉकेज को जो किसी वेन में मौजूद थी इजीली रिमूव कर दिया। मैंने इसी पॉइंट को एक और एग्जांपल से भी क्लियर किया था कि गुर्दे की पथरी, स्टोन इन द किडनी, कैन आल्सो बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ वेरी हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड्स। ऑपरेशन के बगैर पथरी का ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। अगर हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड को आप किडनी पर फॉल करवाएं तो वो पत्थर छोटा सा बारीक सा जो किडनी को डैमेज कर रहा है वो भी शैटर हो सकता है और डिफरेंट स्क्रीशंस के ज़रिए मुख्तलिफ अखराज के रस्तों से निकल सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपने अल्ट्रासाउंड्स को यूज़ करते हुए एक बीमारी का इलाज कर दिया। सो स्टूडेंट्स ये इसका सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। स्टूडेंट्स इसका एक और मेडिकल में यूज भी है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट। स्टूडेंट्स डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो जरासीम कश हो, जरासीम मारने के लिए इस्तेमाल की जाए। जी बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड्स को जरासीम मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कहीं पर वाटर का कोई रिज़र्व है और हम उस वाटर रिज़र्व में से जरासीम और डिफरेंट बैक्टीरियाज को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो इस वाटर रिज़र्व पे हम हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉल करवाएंगे। स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी ऑफ दीज अल्ट्रासाउंड वेव्स, इनकी इस एनर्जी की वजह से इस पानी में जो छोटे छोटे माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज या जर्म्स मौजूद होंगे, दे विल बी किल्ड, वो ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। तो हम अल्ट्रासाउंड्स को यूज़ करते हुए इन डिफरेंट छोटे छोटे माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज और जर्म्स से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि इसी मेडिसिन की फील्ड में इस अल्ट्रासाउंड का एक और यूज़ एज अ डिसइंफेक्टेंट भी है। उम्मीद करता हूँगा कि ये 3 यूजेस आपको इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स, सिर्फ यही 3 यूजेस नहीं है इसके यूजेस और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हमें कहा यह गया था कि यूजेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन या मेडिकल बताएं, तो हमने मेडिकल यूजेस आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी भी यूजेस हम चैप्टर में डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 18। स्टूडेंट्स, फाइनली हम इस चैप्टर के तमाम रिव्यू क्वेश्चंस को ख़त्म कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा थे, तकरीबन 18 सवालात थे और तमाम सवालात को डिस्कस करना भी ज़रूरी था। आप इन सवालात की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सवाल एक लेक्चर में डिस्कस किए और कुछ सवालात तो ऐसे भी थे जिनको मैंने सिर्फ एक सवाल को एक लेक्चर में डिस्कस किया। सो प्लीज़ इन्हें प्रिपेयर करें। ये शॉर्ट के एतबार से भी इम्पॉर्टेंट हैं और जो लेंथी हैं वो लॉन्ग के एतबार से भी इम्पॉर्टेंट हैं।
तो आपको हर लिहाज से फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी किसी तरह से भी किसी सूरत में भी आपसे पूछ लिया जाए तो आपको जवाब आता हो। मुझे उम्मीद है कि आपने इन रिव्यू क्वेश्चंस के प्रॉपर हैंडमेड नोट्स तैयार कर लिए हैं और इसी तरह से अब आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ भी मूव करने वाले हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्योर कॉन्सेप्ट्स पर मबनी है, जहां पर हम अपने तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा से चेक करेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो लेक्चर में इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।